था और रंगमंडल में मैंने कभी रोल नहीं किया था और काशीकर के बाद शायद यही मेरा बहुत बड़ा रोल है। मैंने जो एक भूमिका अदा की और मैं बहुत बदनाम हूँ इसके लिए, डायलॉग्स याद करने के लिए, क्योंकि इसमें इवन खामोश अदालत जारी में काशीकर के रोल में भी जब भी डायलॉग याद नहीं हो तो कंटिन्यू बोलता था, क्योंकि कंटिन्यू को उसके सहारे मैं बहुत कुछ डायलॉग याद कर सकता था, बोल सकता था। और उसमें एक नया डायलॉग जोड़ भी दिया था मेरी वजह से शिवपुरी ने, कि काशीकर हमेशा हिंदी की टांग तोड़ते हैं। मैंने व्याकरण की गलतियां बहुत हुआ करती थी, शायद खासकर लिंग की गड़बड़ियां। मैंने ये दोनों काशीकर के साथ बातें चलती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ तो याद कर रहा था, डायलॉग भी बड़े बड़े थे, इसका मतलब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर भी दो असिस्टेंट रखने पड़े थे, एक ईस्ट विंग्स में, एक ऊस्ट विंग्स में। ये लास्ट कम से कम एक 10-15 शो तक मुझे ये मेरे 2 बॉडीगार्ड चाहिए थे दोनों तरफ से। और उसके बाद मैं, क्योंकि बोलना तो मेरी प्रकृति है, वो डायलॉग में कभी भी राइटर के दिए डायलॉग को बोलना मेरे लिए मुश्किल ही होता था। हाँ, फिर मैं समझता हूँ कि उसको बहुत ईमानदारी से मैंने डायलॉग याद किया और गाने के म्यूजिक एक तरह से मेरे ही थे। ये एक याद करने की बात है कि मैं कर्नाटक का होते हुए भी, कर्नाटक में मैंगलोर जो है उस पर महाराष्ट्र का बड़ा असर है शुरू से, बचपन से। क्योंकि मैं सबसे पहली मैंने फिल्म जो देखी वो तुकाराम था। इसलिए तुकाराम के अभंग जो आदि ब्रिजे कड़े, जो भी मैं गलत बोल सकता हूँ, लेकिन वो ट्यून कभी भूल नहीं सकता था। उसके बाद गुब्बी कंपनी गया तो वहां भी अक्कमादेवी में यही ट्यून फिर इस्तेमाल किया गया। और भजन का बहुत बड़ा प्रभाव है साउथ केनरा में, ये सब कोंकणियों की वजह से। और एक तरह से जहां भी एक छोटी सी भी एक सभा प्रार्थना हो तो भजन हुआ करते थे। इसलिए मेरे पिताजी भी भजन में माहिर थे और हरिकथा भी करते थे। इसलिए हरिकथा की भी परंपरा बहुत कुछ महाराष्ट्र से प्रभावित थी। हालांकि जो कि जो नहीं, एक तरह से नकल है, महाराष्ट्र से पक्की नहीं है हमारी, लेकिन जो एक मेरे दिमाग में जो महाराष्ट्र संगीत के जो एक पैटर्न है ये बैठ गया था। उसके लिए उदाहरण आदि विजय के लिए तो हमेशा मेरा पैटर्न ही बन गया था, क्योंकि कहीं एक मराठी का सुना दे तो एकदम आदि विजय कड़े, ये जो है एक ट्यून पैटर्न आ जाता था। उसके बाद इसमें जो कीर्तन तो बहुत होते थे, बहुत भजन भी होते थे इसमें। और खुद मैंने कबीर के भी दोहे कई इस्तेमाल किए और सारे कबीर के दोहों को भी, कबीर चीजों को भी, जैसे कागज, लास्ट में गाना इस्तेमाल किया था, ये दुनिया कागज की पुड़िया, उसमें बंडल में नहीं है, ये हमने कबीर का गाना वहां जोड़ दिया था। और दूसरे रंगमंडल की एक बहुत अच्छी चीज थी उस वक्त, एक टीम वर्क बहुत अच्छी थी। मैंने सीखने के लिए खूब आते थे और हर कोई गा सकता था, इसलिए हमको बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी। और मेरी पॉलिसी भी ये थी कि थिएटर में कभी भी बाहर के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि थिएटर के लोग होने चाहिए, एक्टर को ही होना चाहिए। यहाँ तक म्यूजिक की भी जरूरत हो, गाने भी हो, तो सब लोग हमको ही करना है। क्योंकि आगे जाकर मैं यहाँ इतना कट्टर हो गया कि बाहर वालों को नो एडमिशन होना चाहिए करके, मतलब बाहर से कोई प्रोफेशनल वायलिनिस्ट हो, सितारिस्ट हो, किसी को नहीं बुलाना चाहिए, कि अपने ही लोगों में होना चाहिए। वो कितना भी हर कचरा हारमोनी बजाए, वो हारमोनी अपनी थिएटर की है, ये मान के चलने लगा। तो उस वक्त रंगमंडल में बड़ी सुविधा मिल गए थे। फिर ये प्ले 4 साल के बाद हुआ, रंगमंडल की स्थापना के बाद। शुरू में वहां के लोग भी बड़े बेसुरे थे और मैं कहता था, मजाक के लिए कहता था, आप सब बेसुरे हैं, जरा ससुरे हो जाइए। और हिंदी में ससुरा होना एक अलग गाली भी है और एक सही अर्थ भी होता है। इसलिए पहले सबसे पहले 2 किस्तियों का सवार जब प्ले किया था, गोल्डनी का ये फार्स जो किया था, वो बेसुरे थे सारे के सारे। तब जानबूझकर मैंने बेसुरेपन को ही इस्तेमाल करके पूरा प्ले किया था। वो बड़ा काम आया, क्योंकि वो प्ले ही ऐसा था, कोई बेसुरा चल सकता था और बेसुरे को ही गाना था। और बेसुरे में कम से कम एक साथ थे क्योंकि बेसुरे अलग अलग स्वर नहीं था। वो इसलिए था कि वो टीम वर्क की बात थी, उनकी सुन के ही वो टीम वर्क बिल्कुल सही ईमानदारी से टीम वर्क था।
बिल्कुल साथ एक ही तरह से सुन के वो गाना सीख गए थे। उस तरह से 34 साल तक आते आते सचमुच गाना सीख गए थे, गाना जानते थे, सुर में गाना जानते थे। तब तक हाईवदन हो चुका था। हाईवदन में भी गाने बहुत मेलोडियस गाने बहुत होते थे, इसलिए उसका प्रभाव था। स्कंदगुप्त शायद तब तक हुआ नहीं था, क्योंकि स्कंदगुप्त सबसे ज्यादा गाने थे और सबसे ज्यादा मेलोडीज थे। लेकिन जो भी इसमें, क्योंकि मैं खुद ही गायक भी था और सिखाता भी था, इसलिए एक बड़ा फायदा यह हुआ कि नाटक के प्रथम दिन से ही गाना शुरू हो गया। इसलिए गाना और बोलना साथ साथ होने की वजह से इतना इंटरलिंक हो गया, कहीं भी ऐसा नहीं लगा थोपा गया हो। अगर थोपा गया तो ये सतीश जी कह सकते हैं, क्योंकि उनको बुलाया गया था। वो भी तेंदुलकर दोनों आए थे, घासीराम कोतवाल, और दोनों प्ले उनके सामने दिखाया गया था। और तेंदुलकर जी को घासीराम कोतवाल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, कमिट नहीं किया, कहा कि मेरा अपना प्ले होने की वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कहा कि ये प्ले बहुत टीम वर्क की वजह से एक अच्छा हुआ। और अलकनंदन बहुत ही स्ट्रिक्ट मास्टर है उस मायने में कि मैं उसके अधीन में काम किया तो बड़े प्यार से किया, इसलिए आज मैं सचमुच बहुत याद करता हूँ। उसका आदमी के यहाँ होना चाहिए था। तो इसलिए मैं गाने के म्यूजिक के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि हालांकि जनरल टॉक भी हो सकता है, फिर भी गाने कैसे बनाए, क्योंकि मैं यूं तो गाना कभी नहीं बना सकता, मैं कभी बनाया भी नहीं। मैं वो लाइट म्यूजिक वाला उस तरह से नहीं, मैं थिएटर का म्यूजिक हूँ। मुझे सिचुएशन मिलते ही मेरे दिमाग में ट्यून बनता है। मुझे सिचुएशन की बहुत जरूरत होती है। बिना सिचुएशन के मैं कभी शायद ही नहीं कभी ट्यून कर पाया हूँ, कि मुझे सिचुएशन चाहिए। सिचुएशन से एक मूड मिलता है, एक तरह से मोटिवेशन मिल जाता है। कोई इवन कन्नड़ में सत्तावरण नेरಳು पुरंदरदास के गाने हैं, पुरंदरदास के गाने सारे क्लासिक हो गए थे, लेकिन उस ड्रामा की वजह से वो सारे के गाने ट्यून्स अपने आप बन गए। और आज भी एक अगर ड्रामा चल रहा हो, मुझे उस वक्त भी अगर गाना मिल जाए, उसी वक्त गाना बन जाता है। हालांकि ट्यून उसी वक्त दूसरे मोमेंट में भूल सकता हूँ ट्यून, लेकिन उस मोमेंट के लिए, उस मूड के लिए ये गाना बन जाता है। उस तरह के इसका गाना बनाया। ये नहीं कि गाने पहले तैयार किए उसके बाद ड्रामा रिहर्सल, बल्कि साथ साथ चलता था। माने एक सीन हो गया, अब ये गाने ये चाहिए, मूड चाहिए, तो उसी तरह उसके गाने बन गए थे। और ट्रांसलेशन भी हमारे लिए उस समय देखो बहुत बिल्कुल रिदमिकल था, रिदम में था, क्योंकि अक्सर ट्रांसलेशन तो होते हैं, लेकिन गानों के जो मिलते हैं ट्रांसलेशन वो रिदम में नहीं मिलते, इसलिए बहुत जबरदस्ती करनी पड़ती है। हस्व दीर्घ हस्व करना पड़ता है। खुद अपने हाईवदन में मैंने खुद ट्रांसलेशन जो किया था, मुझे ही तकलीफ हुई थी हाईवदन में। उसके बाद ये सर्वेश्वर सक्सेना जी उन्होंने लिख के दिया, तभी वो हाईवदन बच गया, नहीं तो मेरे ही गाने होते तो और खराब होते। उस पर कुंवर नारायण जी जैसे कवि ने एक गीत लिखा, लेकिन यहाँ पहले ऐसे गीत मिले और दूसरा अलकनंदन खुद गीत लिख सकते थे। मेरे लिए हाईवदन में भी एक गणेश वंदना के लिए वो नया गीत गाना बना के दिया था। वो खुद अच्छे पोएट भी हैं, और इसलिए बहुत कुछ उसका अगर इतना सक्सेसफुल हुआ, कह सकता हूँ कि 100 शो होना ये कम नहीं है। रंगमंडल के नाटकों में सबसे अधिक शो किसी प्ले के हुए हों, वो तो एक तो ये पहले जो 2 किस्तियों का सवार, उसके बाद महानिर्वाण, उसके बाद स्कंदगुप्त, ये 3 प्ले का बहुत हुआ शो। हाईवदन भी उतना नहीं हुआ जितने महानिर्वाण के लिए। और जहां भी जाए, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 48 शायद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कई 2-2 टाउन हैं। सब जगह, क्योंकि रेगुलर हम जाए करते थे, हर जगह प्ले हुआ, हर जगह तारीफ की गई। साथ ही इतने कुछ प्रश्न उठते थे, क्यों आप इस तरह से मॉर्बिड प्ले क्यों करते हैं, इस तरह से स्मशान का प्ले क्यों करते हैं, इस तरह से सवाल जरूर उठते थे। ये हमको मालूम था ऐसे प्रश्न आएंगे ही, और हम दिन प्रायश्चित हो जाएगा। और बाकी चीजें अलकनंदन की अपनी कुछ खूबी थी, क्योंकि वो रायपुर जबलपुर के थे, इसलिए आरएसएस की कई चीजें जानते थे। ऐसा आरएसएस का प्रभाव है मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो टीम वर्क का जो मैंने कहा, और उन्होंने जानबूझकर वो ग्रुप का हर एक एक्टर को एक विकृत बना के रखा था। शायद आपने मार्क किया होगा, कोई टेढ़ा चलता है, किसी की जीभ होठ टेढ़ा है, किसी आंख टेढ़ी है, किसी के बोलने के ढंगी टेढ़ा है,
माने कि विकृतियां तो शायद उनके अपना इंटरप्रिटेशन था कि इस प्ले जो है ये महानिर्वाण जो है, शारद, तिथि, दाह कर्म, ये सारी एक समाज की आज विकृति की स्तर पर पहुंच गई है, ये शायद उनका आइडिया रहा होगा। इसलिए जानबूझकर टीम में वो पूरा का पूरा एक विकृतियां ही ज्यादा थी, विकृत चेहरे वाले, विकृत चाल वाले, विकृत के बोलने का, ये सारा उन्होंने रखा था। और रंगमंच के कुछ एक्टर बहुत अच्छे थे, जैसे कामले एक एक्टर था, बहुत बढ़िया एक्टर, मैंने एक तरह से कह सकते हैं वो द्वारका एक एक्टर, उसके बाद कामले, ये भी एक तरह से अलकनंदन का पुराना शिष्य भी रहे हैं। ये उस सीन में खासकर आता है जहाँ बोर्ड लगा है जब स्मशान घाट में, तो कहा कि यहाँ बंद हो गया, तब वो बोलने का ढंग जो है वो हमेशा उसको वंशमूल मिलता था, एक तरह से इतना बढ़िया बोलता था और बढ़िया एक्टर था। मेरे मालिक के मित्र में विदूषक भी बना था। तो अभी प्रश्न पूछे तो मैं और जवाब दे सकता हूँ, लेकिन प्रोसेस यही रहा। एक तो नाटक जब होगा, ये नाटक चल रहा हो तभी ये ट्यून बनता था, और ट्यून और या गाने और संवाद या बोल डायलॉग जो है वो साथ साथ चलते थे। इसलिए कहीं भी हमको ये ऊपर से थोपा हुआ हो, बीच में इंटरप्ट किया हो, ऐसा नहीं लगा, बल्कि संवाद और गायन एक साथ चला। और इसी तरह से अब मैं कहने भी लगा हूं कि गायन भी मेरे लिए संवाद ही है, गायन अलग नहीं है, वो संवाद का ही हिस्सा है। क्योंकि इसके पहले सत्तो और नेहरू में भी मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि वो कहाँ से बोलना, धीरे धीरे बोलना, बदलते बदलते इससे गाना हो जाता है। और सत्तो नेहरू भी एक तरह से भक्तों का ही है, वैष्णवों का है, इसलिए उसमें उसके अनुभव ने यहाँ बड़ा काम किया। लेकिन अब एक ही नम्रता से बड़ी हम्बली इतना ही कह सकता हूँ कि मराठी वातावरण लाने के लिए या मराठी ढंग को लाने के लिए जो मैंने अपने ढंग से कोशिश की, वो कहाँ तक जायज थी ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैंने जैसा कि मेरे दिमाग में जो ट्यून थे, जैसे लास्ट में एक गाना था सासु चली पंढरपुर को, क्योंकि मुझे कोई इम्प्रेशन था मराठी का, सासु चली जब पंढरपुर को, मैंने ये जो इस तरह की जो मुर्तियां हैं, इस तरह मराठी की होगी या मराठी की थी, ये मेरा अतुल विश्वास था उस वक्त और अब भी। क्योंकि मैं म्यूजिक की बात करता हूँ, यहाँ तक कि ग्रीक प्ले का अगर म्यूजिक करना हो तो कैसे करोगे ग्रीक का, तो मैं इतना ही मैं कहता हूँ कि कन्नड़ में ग्रीक प्ले करना हो तो कन्नड़ का ना हो बस, और कहीं का भी हो ग्रीक है। मैंने ये थिएटर वालों की जो चालाकी है इसमें, और थिएटर वालों कैसे करना ही पड़ता है, इस तरह से कहता था भी। और मैंने एक ईडीपस के लिए ऐसा म्यूजिक किया, तब सबने पूछा था आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो मैं यही कहा था। इतना है कि ये हिंदी का नहीं लगना चाहिए। फिर भी आपको मालूम है कि हिंदी के आदमी के होने की वजह से कहीं ना कोई हिंदी का तो होता है, हिंदी की मदद से हम नॉन हिंदी करते थे। इसी तरह से इसमें एक गाने नहीं कई गाने इसके नजदीक किया था। और कल राजेंद्र से बातचीत होते होते उन्होंने कहा कि आपने नया क्या किया था। मैंने कहा उसमें एक बार वो वाइफ जो है याद करती है पति को, और सूट बूट में याद करती है वो उस आ जाए करके। और मैं सूट बूट में आता था, वो रंगमंडल, तो क्योंकि मैं वहां का एक प्यारा पुत्र, एक उनका आदमी था, इसलिए वो सीन देखने के लिए सब लोग आया करते थे। मैंने गेट कीपर से लेकर जहां से भी हो, वो सिर्फ कैसे मैं नाचता हूँ कि वो भी अंग्रेजी गाना टुटुकुड़ी, वो गाना जो है, कहते हैं कि वो राजनाथ जी ने उसकी गाना इस्तेमाल नहीं किया था, हमारा वो गाना ही स्पेशल प्रोग्राम था, वहाँ स्पेशल परफॉर्मेंस था, वो नाचना भी। और ये अजीब अलग बात है कि एक दिन जैसा नाचा दूसरे दिन नाचा करता था, क्योंकि वो मेरी एक बड़ी एक मौलिक प्रवृत्ति थी, मैं एक जैसे नाच ही नहीं सकता था, एक मेरी वीकनेस भी थी वो, इसलिए हर दिन अलग अलग ढंग से नाचता था, लेकिन रिदम से नाचता था। और हैट फुट और स्टिक होने की वजह से नाच बन जाता था। हाँ, ये एक नाच के बारे में कह सकते हैं। उसके बाद ग्रुप वर्क, जैसे मैंने कहा कि ग्रुप वर्क बहुत अच्छा जम के किया था, और ग्रुप उसके बाद महानिर्वाण का मेन कैरेक्टर, इसलिए वो दो का एक बैलेंस इतना अच्छा हो गया था। एक तो ग्रुप वर्क था, उसके बाद ये पत्नी और बेटा और ये बाबा, नाम ही खुद भी भूल गया, बाबूराव। अब देखिए, आप डायलॉग भूलना क्या मुश्किल है, तो डायलॉग भूल गया, नाम ही भूल गया। तो
बाबू राव का रोल, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा एक सौलक्य होता था। उसके सचमुच दो दो आदमियों को पीछे में प्रांत के रखता था और आखिर तक रखना पड़ता था। जब दिल्ली में हो तो दिल्ली में डर, एक तो दिल्ली में जाते ही मतलब डर लगता है, दिल्ली के में तो कोई क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए वहां ज्यादा उनको मैंने पहले कहा कि मुझसे अपने आप से नहीं, मैं आगे देखो अच्छी तरह याद करके आ जाओ। ये प्रॉम्प्टर्स को कह रखा था अच्छी तरह याद करके आओ। इतना भी महानिर्वाण की सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। मुझे कन्नड़ में करने की इच्छा है और रंगायण में करने की बात थी, लेकिन उसके बाद वो जगी नहीं, क्योंकि रंगायण की एक अलग अपनी समस्या थी। क्योंकि वो भी यहाँ कह सकता हूँ थिएटर की समस्या है। वो समस्या यह है कि हमारे साथी और एनएसडी के 3-4 लोग हैं अभी। वो कहते थे आपने तो बहुत प्रोडक्शन किया, अब कम कीजिए, हमको मौका दीजिए। इसलिए मुझे सिर्फ 6 साल में 3 ही बार मौका मिला वहां प्रोडक्शन करने का। लेकिन फिर वो अभी कह रहे हैं कि रंगायण में करना है, क्योंकि प्ले मेरा पसंद का प्ले है। उसमें वो जो व्यंग है, वो व्यंग बहुत इतना प्यारा लगता है, उसको पार्स करना ठीक नहीं है। अभी कहीं अटैक भी लगता है संस्कार के लिए। अगर संस्कार है, संस्कार ना मानो, बिल्कुल अटैक नहीं, बल्कि बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि मेरे साथ अन्याय हो या ये मेरी भावनाओं को दुख पहुंचाता हो, बल्कि उल्टा लगता है ये होना चाहिए, ऐसा प्ले होना चाहिए था। ये अब भी मेरी मान्यता है। हालांकि मैं डायरेक्शन में मेरा कुछ भाग नहीं था, क्योंकि अलकनंदन की पूरा डिजाइन था और अलकनंदन ही किया था। लेकिन इतना कि कितने प्यार से उनके साथ मैंने काम किया, एक डायरेक्टर के साथ ऐसे सहयोग देकर काम करना था। और यही मेरा अनुभव अब भी जो इतना याद है। वे किसी अखबार में लिखता भी था